सो ब्रेक के पहले हम लोगों ने बेसल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन है, ये नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन है और पूछा गया है ये ग्राफ किस फंक्शन का है बेसिकली। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें एक बेसल फंक्शन है। अगर हम अगर अभी हमने जे नॉट का ग्राफ देखा तो आप बोल सकते हैं जे नॉट का ग्राफ ऐसा दिखता है, तो जे नॉट करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। बट चारों ऑप्शन में से और एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा हो सकता है। जैसे पहले 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जे नॉट, सेकेंड cos x, थर्ड e टू द पावर -x cos x एंड फोर्थ cos x by x। अभी कुछ देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया था इस बेसल फंक्शन में जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है वो क्या एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट है? तो मैंने बोला था वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट नहीं है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट में रेट ऑफ डीके ज्यादा होता है, बट बेसल फंक्शन में डिक्रीज तो करता है बट रेट ऑफ डीके कम होता है। इस क्वेश्चन में भी वो चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले 4 ऑप्शन देख के बताइए, मतलब पहले ही ऐसा नहीं हो जाता है जो बेसल फंक्शन ही है तो उसी को टिक कर दे, बाकी क्यों गलत क्यों सही नहीं है वो समझना भी जरूरी है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, जो देख के बता सकते हैं ये हो ही नहीं सकता आंसर? बी ऑप्शन, बिकॉज cos x, बिल्कुल सही, बिकॉज cos x का ग्राफ हमें पता है, cos x का ग्राफ तो ऐसा नहीं होता। बिकॉज cos x में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, स्टार्ट होगा 1 से, सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो cos x का ग्राफ आई थिंक एवरीवन नोज टू लुक लाइक दिस, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है लाइक दिस। ठीक है, तो बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप ये चीज नोटिस कीजिए, जो डी ऑप्शन है, नहीं हो सकता। क्यों? एक्सपोनेंशियल तो ये नहीं है ना। तो वो तो मैंने बताया था ना एग्जाम में, अगर आपको थोड़ी ना पता है। सर x इक्वल टू 0 पे इंफिनिटी नहीं बता रहे हो, देखिए डी ऑप्शन में नहीं हो सकता। देखिए डी ऑप्शन में क्या है, cos x अपॉन x, तो 1 अपॉन x इंटू cos x। अब यहां पे आप नोटिस कीजिए इसके अंदर cos x का प्रेजेंस है, cos x की वजह से क्या बिहेवियर होगा, ऑसिलेटरी। तो sin x cos x होने का मतलब ऑसिलेटरी, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में जीरो कहीं पे बनेगा। ठीक है, ऑसिलेटरी बिहेवियर। तो cos x की वजह से बिहेवियर तो ऑसिलेटरी होगा, लेकिन साथ में जो ये 1 अपॉन x है ये एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव करेगा, और 1 अपॉन x होने का मतलब x इंक्रीज करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो cos x की वजह से क्या आएगा, ऑसिलेटरी बिहेवियर, और 1 अपॉन x एम्पलीट्यूड है तो x इंक्रीज करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आ रहा है इस फंक्शन का, जो डी ऑप्शन में फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे इंफिनिटी, बिल्कुल सही, वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। देखिए ग्राफ मैंने कैसे ये ड्रॉ किया, बिकॉज सबका ग्राफ आपको एग्जाम में पता होगा थोड़ी ना जरूरी है। जो ये ऑसिलेटरी बिहेवियर है, ऑसिलेटरी बिहेवियर किसके लिए आया, cos x की वजह से। जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है वो किसकी वजह से आया, cos x की वजह से। और 1 अपॉन x का मतलब है ये एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव करेगा, तो x इंक्रीज करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, x इंक्रीज करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, बिहेवियर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है, इंफिनिटी। तो ये ग्राफ क्या क्वेश्चन में जो गिवन है उसके साथ मैच करेगा? दिक्कत किस पॉइंट में है, एनीवन? ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, इनमें डिफरेंस बेसिकली किस चीज का है? सर x इक्वल equal to टू 0. 0 पे अप्रोचेस इंफिनिटी।
x इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। x इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए, जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसका वैल्यू कितना गिवन है? 1। बट जो डी ऑप्शन में फंक्शन है उसका वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितना है? इन्फिनिटी। इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें भी बिहेवियर ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी है, और x इंक्रीज करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू होगा इन्फिनिटी, और क्वेश्चन में जो ग्राफ गिवन है उसका वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 1 है। ठीक है, तो b और d तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब a और c बचा। हमें पता है बेसेल फंक्शन का ग्राफ तो ऐसा ही होता है। मैं तरीका पता है क्यों बता रहा हूं? आप बोल सकते हैं बेसेल फंक्शन देखने में तो ऐसा ही होता है, डायरेक्ट लिख देंगे। बिल्कुल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट ऑलवेज क्वेश्चन बेसेल फंक्शन का ही होगा जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा तो कोई भी आर्बिट्रेरी ग्राफ देख के पूछ सकते हैं ये ग्राफ किस फंक्शन का है, 4 ऑप्शन दे दिए गए। ये क्वेश्चन सिर्फ बेसेल फंक्शन का नहीं, किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए पूछा जा सकता है। ये ग्राफ दे दिया गया और बोला गया कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ को इस ग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं जनरल मेथड बता रहा हूं, जो ऑप्शन से आप कैसे पता करेंगे अगर आपको बेसेल फंक्शन नहीं भी गिवन है तो कोई दूसरा फंक्शन है। तो बेसेल फंक्शन का ग्राफ तो ऐसे ही कुछ होता है। नाउ सी ऑप्शन जो है इसको आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये भी इनकरेक्ट है, बट इसको आप एलिमिनेट कैसे करेंगे वो देखिए। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो बी और डी एलिमिनेट हो गया। सी को कैसे एलिमिनेट करेंगे? सी ऑप्शन में जो फंक्शन है वो है e टू द पावर माइनस एक्स cos x। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स cos x। अब इसमें जो ये cos x वाला पार्ट है इसकी वजह से क्या आएगा? ऑसिलेटरी बिहेवियर। sin x cos x है, इसका बिहेवियर क्या होगा? ऑसिलेटरी। एंड साथ में जो क्वांटिटी है ये कैसे बिहेव करेगा? एज एन एम्पलीट्यूड। तो अब देखिए cos x की वजह से ऑसिलेटरी बिहेवियर, और साथ में जो क्वांटिटी है वो एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव करेगा, और ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। e टू द पावर माइनस एक्स का मतलब एक्सपोनेंशियल डीके। तो इस केस में जो डीके है एम्पलीट्यूड डिक्रीज तो करेगा, ये एक्सपोनेंशियल डीके है। तो एक पॉइंट तो ये है, जो बेसेल फंक्शन में जो डिक्रीमेंट होता है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट नहीं होता, बट इस फंक्शन में जो डिक्रीमेंट है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट है। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ भी देखने में कैसा होगा? अब चेक करके देखो, x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना है? x इक्वल टू 0 पे एनीवन? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है? 1 1 होगा। जस्ट x के बदले 0 रिप्लेस कीजिए, 1 आएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ दिखेगा। जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है वो किसकी वजह से है? cos x की वजह से। जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है वो cos x की वजह से है, और x इंक्रीज करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डीके करेगा, और ये डीके एक्सपोनेंशियल डीके है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 1, उसके बाद एक्सपोनेंशियल डीके। अब आपको ये लग सकता है जी ये अगर हमें पता ना हो, हम ग्राफ देख के कैसे पता करेंगे ये एक्सपोनेंशियल डीके है या नहीं है? जो क्वेश्चन है इसमें ग्राफ ये गिवन था, ये देख के हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, कैलकुलेटर था और कैलकुलेटर गिवन होता भी है। अब ग्राफ देख के कैसे आइडिया लगाएंगे जो एक्सपोनेंशियल डीके है या नहीं है? काफी दिक्कत है। ये समझने के दो तरीके हैं। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में x इक्वल टू 10 तक प्लॉट किया गया है। x इक्वल टू 10 इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0 है। 0 कहां है?
माइनस पॉइंट नॉन माइनस जीरो 0.25 नॉन जीरो माइनस 0.25। तो x इक्वल टू 10 तक प्लॉट किया गया है, x इक्वल टू 10 पे वैल्यू है माइनस 0.25। तो क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है उसका वैल्यू माइनस 0.25 है। अगर सी ऑप्शन करेक्ट होता, अगर हम x इक्वल टू 10 रिप्लेस करें तो यह आएगा e टू द पावर माइनस 10 इंटू कॉस 10। मैंने कुछ देर पहले बताया था अगर एक्सपोनेंशियल डीके होता है ना तो x इक्वल टू 10 तक जाते जाते ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी बन जाएगा। अब कैलकुलेट करके देखो, e टू द पावर माइनस 10 इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी क्लोज टू जीरो। माइनस 0.25 तो कभी भी नहीं आ सकता इस फंक्शन से। इट इज वेरी स्मॉल, क्लोज टू जीरो। इसीलिए बेसल फंक्शन में जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट होता है वो एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ डिक्रीमेंट नहीं होता। बिकॉज एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ डिक्रीमेंट में ना 10 तक जाते जाते इस फंक्शन का वैल्यू इतना स्मॉल हो जाएगा, ये टोटल जब आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली जीरो ही देगा, इतना स्मॉल हो जाएगा। बेसल फंक्शन में ये नहीं होता। बेसल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल डीके नहीं होता। अगर एक्सपोनेंशियल डीके है तो 10 तक जाते जाते ये क्वांटिटी इतना स्मॉल होगा, ये प्रोडक्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली जीरो ही चला आएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 10 पे कितना वैल्यू है? माइनस 0.25। इसीलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता। यह सोचने का एक तरीका है, अलग अलग तरीके भी हैं, तो मैं और एक तरीका भी बताऊंगा। सी ऑप्शन नहीं है, ये समझने का एक तरीका है। सी ऑप्शन में डीके क्या है? एक्सपोनेंशियल डीके। तो x इक्वल टू 10 तक जाते जाते ये इतना स्मॉल हो जाएगा जो फंक्शन का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 10 पे इसका वैल्यू जीरो नहीं है, माइनस 0.25। जीरो के आसपास तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ये एक तरीका है समझने का, सी ऑप्शन। दूसरा तरीका है, देखिए ये ज्यादा आसान है। आई थिंक जो सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं ये ज्यादा आसान है। सी ऑप्शन में जो फंक्शन है इसके अगर आप नोड्स कैलकुलेट करें, नोड्स का मतलब फंक्शन जहां पे जीरो बन रहा है, तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये सी ऑप्शन में गिवन है। अब बताइए ये e टू द पावर माइनस एक्स कब जीरो बनता है? ये जीरो बनता है एट इंफिनिटी। रिमेंबर पहले ही बताया गया था प्लस माइनस इंफिनिटी को हम नोड्स में काउंट नहीं करते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस एक्स है ये कब जीरो बनेगा? प्लस इंफिनिटी पे। इसको हम नोड्स में काउंट नहीं करते हैं। मतलब जो भी नोड्स आएगा वो इस पार्ट से आएगा। अब बताइए cos x जीरो कब बनता है? cos x जीरो बनता है when x is odd multiple of pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2। ये तो आप लोगों ने स्कूल लेवल में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है। तो नोड्स ये cos x से डिसाइड होगा। तो ये जो e टू द पावर माइनस एक्स है, x cos x है ऑप्शन सी में, उसके नोड्स यहां पर आएंगे इन पॉइंट्स पे। तो पहला नोड कहां पे है? पाई बाई 2। पाई बाई 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? पाई 3.14। तो सी ऑप्शन में जो फंक्शन है इसके नोड्स कौन डिसाइड करेगा? cos x। cos x जीरो कब बनता है? जब x का वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 मतलब 1.57, पाई इज 3.14। तो इस x के वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेट्स चेक, लुक एट द डायग्राम। 1.57 यहां पे कहीं पे होगा, x इक्वल टू 1.57, 1 और 2 के बीच में कहीं पे है, दिस इज पाई बाई 2। इस पॉइंट पे क्या फंक्शन का वैल्यू जीरो है? जीरो तो नहीं दिख रहा है।
सी ऑप्शन अगर करेक्ट होता तो सी ऑप्शन में जो फंक्शन गिवन है उसका π/2 पे नोड आना चाहिए। सी ऑप्शन में जो फंक्शन गिवन है π/2 पे नोड आना चाहिए। नोड मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। बट आप चेक करके देखो π/2 मतलब 1.57, तो देखिए 1 और 2 के बीच में है, तो π/2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या 0 है? आंसर इज नो। तो इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं सी ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन बचता है ए। तो दो तरीके समझने के, एक तो x=10 पे फंक्शन का वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा, इसीलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर आप नोड्स कैलकुलेट करो, नोड्स आएगा π/2 3π/2 इन पॉइंट्स पे, तो पहला नोड कहां पे आएगा? π/2 पे, मतलब 1.57। बट क्वेश्चन में जो ग्राफ गिवन है उसमें π/2 पे फंक्शन 0 तो नहीं बन रहा है, कुछ कितना है 0.4 के आसपास कुछ वैल्यू है, 0 तो नहीं है। इनमें से कोई भी तरीका अप्लाई करो। किसी कोई क्वेश्चन है इसमें? एनीवन? हेलो हाँ बताइए, हेलो बताइए। सर, एक बार डी वाला बता दो। सर एक बार डी वाला बता दो। x=0 पे इसका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है। x के बदले 0 रिप्लेस कीजिए, 1/0 आएगा। x के बदले अगर आप 0 रिप्लेस करो तो यहाँ 1 में आएगा 1/0। तो x=0 पे इसका वैल्यू कितना होगा? इन्फिनिटी। बट क्वेश्चन में जो ग्राफ गिवन है उसका वैल्यू x=0 पे 1 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसका वैल्यू x=0 पे इन्फिनिटी है और क्वेश्चन में जो ग्राफ गिवन है उसका वैल्यू x=0 पे 1 है। और ये जो ओके नेचर सर, ओके, बताएगा, थैंक यू। नोडल वाला कंसेप्ट बताना एक सेकंड से थोड़ा सा। नोड्स का मतलब फंक्शन 0 होता है। तो सी ऑप्शन में जो फंक्शन गिवन था उसके बदले अगर आप 0 रिप्लेस करो तो e⁻⁻x जो है e⁻⁻x 0 कब बनता है? प्लस इन्फिनिटी पे। बट प्लस माइनस इन्फिनिटी को नोड्स में हम काउंट नहीं करते, तो जो भी नोड आएगा वो cos x वाले पार्ट से आएगा। तो cos x 0 कब बनता है? जब x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, π/2 3π/2 5π/2। इसका मतलब पहला नोड कहां पे आएगा? π/2, π/2 मतलब 1.57। तो सी ऑप्शन अगर करेक्ट होता तो 1.57 पे फंक्शन का वैल्यू 0 बन जाना चाहिए, अगर सी ऑप्शन करेक्ट होता। ग्राफ में हमने देखा x=1.57 पे फंक्शन का वैल्यू 0 तो नहीं है। ओके सर, आ गया समझ। ये तरीका सिर्फ बेसल फंक्शन के लिए नहीं, ऐसे अगर कोई भी आर्बिट्ररी सपोज कोई भी ग्राफ गिवन हो और पूछा जाए ये ग्राफ किस फंक्शन का है, तो अब इस टाइप के एनालिसिस आप कर सकते हैं। जो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कीजिए, ये कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, जो ऑप्शन बचेगा वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका आप किसी भी आर्बिट्ररी फंक्शन के ग्राफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज सबका ग्राफ तो आपको पता नहीं होगा या याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर ग्राफ दे दिया रहे और 4 ऑप्शंस है तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हैं, कहां पे नोड्स है, कहां पे मैक्सिमम मिनिमा है, x=0 पे वैल्यू क्या है। ठीक है, इन जनरल ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बता सकते हैं बिकॉज बेसल फंक्शन का ग्राफ हमें पता है, बट ऑलवेज क्वेश्चन बेसल फंक्शन का ही पूछा जाएगा जरूरी थोड़ी ना है, किसी दूसरे फंक्शन का भी पूछ सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया है जो पर्टिकुलर बेसल फंक्शन के नंबर ऑफ नोड्स, ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स एक्चुअली। जो बेसल फंक्शन है ना उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स होंगे, बिकॉज बेसल फंक्शन एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो बेसल फंक्शन के नंबर ऑफ नोड्स ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बेसल फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ हमने पहले भी डिस्कस किए हैं एक दो जगह पे।
फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेसल फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? देखिए क्या लिखा गया है, बेसल फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। बेसल फंक्शन एक इवन फंक्शन होगा व्हेन n इज एन इवन इंटीजर, जब n एक इवन इंटीजर है। और ये ऑड फंक्शन होगा व्हेन n इज एन ऑड इंटीजर। तो n अगर इवन इंटीजर है तो इवन फंक्शन, ऑड इंटीजर है तो ऑड फंक्शन, एंड दिस इज द रिलेशन। ये नॉर्मली हम इवन ऑड फंक्शन के लिए लिखते हैं। तो इवन इंटीजर है तो इवन फंक्शन, ऑड इंटीजर है तो ऑड फंक्शन। दैट मीन्स J0, J2, J4, all this will be even function, even integer है तो J0, J2, J4, all these are even function. And J1, J3, J5, all these are odd functions. ठीक है, तो इवन इंटीजर है तो इवन फंक्शन, ऑड इंटीजर है तो ऑड फंक्शन। किसी ने क्वेश्चन किया हाफ इंटीजर के लिए क्या होगा? हाफ इंटीजर के लिए हम नहीं बोल सकते, बिकॉज हाफ इंटीजर के लिए सिर्फ हम पॉजिटिव रेंज की बात करते हैं, नेगेटिव रेंज की बात नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ये हाफ इंटीजर के लिए इवन ऑड बोलना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हाफ इंटीजर में क्यों नहीं बोलना पॉसिबल है? अभी कुछ देर पहले ये मैं इंटीजर के लिए क्यों बोल रहा हूं, जो जे हाफ का एक्सप्रेशन लिखा गया था, क्या आया था? अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स साइन एक्स। जे हाफ का एक्सप्रेशन ये आया था। अब मुझे बताइए, एक्स अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी बनता है ना। इवन ऑड फंक्शन बोलने के लिए हमें एक्स वाई को पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां पे अगर आप एक्सप्रेशन से नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है। एक्स अगर नेगेटिव होता है तो ये स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? इमेजिनरी। रियल फंक्शन का वैल्यू इमेजिनरी तो नहीं हो सकता ना। जो बेसल फंक्शन है, जो बेसल फंक्शन है वो रियल फंक्शन है। यहां पे अगर आप एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो स्क्वायर रूट में क्या चला आएगा? इमेजिनरी। नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या आता है? इमेजिनरी। तो ये तो इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा। तो ये जितने भी हाफ इंटीजर वाले फंक्शंस है ना, इसमें एक्स का वैल्यू नेगेटिव पुट नहीं किया जाता। इसमें एक्स का रेंज क्या है? 0 टू इंफिनिटी। इसलिए टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी जब आप जे हाफ, J3/2 इनको पुट किया जाता है, जस्ट पॉजिटिव रेंज ऑफ एक्स के लिए पुट किया जाता है। बिकॉज एक्स अगर नेगेटिव है तो ये रियल फंक्शन होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम इवन ऑड पार्ट की ऐसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, इट विल बी रियल फंक्शन ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स। नेगेटिव एक्स के लिए रियल फंक्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। बट बेसल फंक्शन रियल है तो इसलिए हम नेगेटिव एक्स के वैल्यूज यहां पे नहीं लेते हैं। बट इंटीजर के लिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एन का वैल्यू जब इंटीजर होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए जो इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी बताया गया वो किसके लिए बताया गया? ओनली फॉर इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर वैल्यूज के लिए। हाफ इंटीजर के लिए हम ऐसे इवन ऑड की बात नहीं करेंगे। बस हाफ इंटीजर वाले में एक्स के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लिए जाते हैं। इवन ऑड बताने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, तो इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी किसके लिए है? इंटीजर्स के लिए है, नॉट फॉर हाफ इंटीजर्स। तो बेसल फंक्शन में बहुत सारी चीजें ध्यान रखना जरूरी होता है। ऑल्दो हाफ इंटीजर भी पॉसिबल है, बट कुछ कुछ केसेस में ये प्रॉपर्टी सिर्फ इंटीजर के लिए होता है। नाउ सेकंड वन, ये हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, j minus n equal to -1 to the power n jn x, where n is an positive integer। ये रिलेशन भी किसके लिए है? इंटीजर्स के लिए है, नॉट फॉर हाफ इंटीजर्स। क्यों? अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया गया था।
हाफ इंटीजर के लिए ऐसा कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे j-5, तो j-5 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 5 दिस इज -j5। तो रिलेशन सिर्फ आप इंटीजर ऑर्डर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, हाफ इंटीजर के लिए ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इवन इंटीजर है j-10 तब ये प्लस साइन चलाएगा। ठीक है, ये दोनों रिलेशन किसके लिए है? इंटीजर्स के लिए है, नॉट फॉर हाफ इंटीजर। ये इवन ऑर्डर जो प्रॉपर्टी बताया गया ये भी इंटीजर के लिए है, और जो ये प्रॉपर्टी बताया गया ये भी किसके लिए है? इंटीजर्स के लिए, नॉट फॉर हाफ इंटीजर्स। हाफ इंटीजर के लिए ऐसा कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड रिलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। क्या बोला गया है? रिलेशन बिटवीन बेसल फंक्शंस ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। बेसल फंक्शन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में जो रिलेशन है। 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है। कंसेक्यूटिव ऑर्डर मतलब ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है, मतलब J0, J1, J2 ऐसे। तो अब देखिए यहां पे जो रिलेशन लिखे गया है ना, ये रिलेशन बेसिकली जैसे बोलेगा 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स और कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 इंटीजर का। तो रिलेशन बिटवीन Jn-1, Jn and Jn+1। थ्री कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, कंसेक्यूटिव ऑर्डर मतलब गैप जो है, डिफरेंस जो है वो 1 का होना चाहिए। Jn-1, Jn, Jn+1, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। इस केस में n इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसमें as सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n कैन बी इंटीजर और हाफ इंटीजर, दोनों के लिए रिलेशन ट्रू है, इंटीजर और हाफ इंटीजर। 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में अगर रिलेशन पता करना है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। रिलेशन क्या है? 2n-Jn इक्वल टू x इंटू Jn-1 प्लस Jn+1। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में ये रिलेशन है। जैसा देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 1-2 एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन में आप इसको कैसे यूज करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑन दिस। सपोज आपको पूछा गया द रिलेशन बिटवीन J1, J2 एंड J3। रिलेशन बिटवीन J1, J2 एंड J3। कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन पता करना है। तो यहां पे देख सकते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या बताया था? इंटीजर गैप। तो देखिए J1, 2, 3, 1, 2, 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, गैप कितना है? इंटीजर का गैप है। तो आप बता सकते हैं J1, J2 और J3 में अगर रिलेशन पता करना है तो इस रिलेशन में हम n के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? n कैन बी एनीथिंग, इंटीजर या हाफ इंटीजर।
2। 2 सर। तो जो ये मिडिल वाला है ना वो रिप्लेस करेंगे। J1 J2 J3 मिडिल वाले में क्या वैल्यू है 2। तो इस रिलेशन में अगर आप n के बदले 2 रिप्लेस करते हैं जो ऊपर वाला रिलेशन है, तो पुट n इक्वल टू 2। देखिए क्या आएगा, रिलेशन आएगा 2 इंटू 2 J2 इक्वल टू x इंटू J1 प्लस J3। तो दिस इज द रिलेशन 4J2 is equal to x into J1 plus J3। तो इस तरीके से हम 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बेसेल फंक्शन के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर हो, इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है। जैसे आपको हाफ इंटीजर के लिए बता देते हैं, सपोज आपको पूछा गया रिलेशन बिटवीन कुछ भी ले सकते हैं सर, इंटीजर या हाफ इंटीजर, दोनों के लिए ट्रू है। 1 ले लें या 3 ले लें उससे भी सेम ही आएगा ये। सेम कैसे आ सकता है, वो तो जैसा रिलेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे ना। इन जनरल ये जो रिलेशन ऊपर लिखा गया इसमें n इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है। अब आपको इन तीनों के बीच में चाहिए। अगर आपने n के बदले 1 लिखा होता तो क्या इन तीनों के बीच में रिलेशन आता? चेक करके देखिए। ठीक है, n के बदले अगर 1 रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए था। हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो उस हिसाब से हम n का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। जैसे अगर आपको बोला जाए j -1/2 इंटीजर गैप ऑर्डर के बीच में होना चाहिए, j1/2 एंड j3/2। अब चेक कर सकते हैं इंटीजर गैप है ऑर्डर के बीच में, -1/2 1/2 3/2, -1/2 1/2 3/2। गैप कितना है? इंटीजर 1 का गैप है, बेसिकली 1 का गैप है, कोई भी इंटीजर नहीं, 1 का गैप होना चाहिए। तो बताइए इन तीनों के बीच में अगर रिलेशन पता करना है तो क्या पुट करेंगे? 1/2 1/2 जो मिड 1 है, मिड वैल्यू जो है n इक्वल टू 1/2। n के बदले अगर आप 1/2 रिप्लेस करते हैं, देखिए रिलेशन आएगा j 1/2 इक्वल टू x इंटू j -1/2 प्लस j 3/2। तो जिस तरीके जो रिलेशन हमें चाहिए जिनके बीच में, उसके अकॉर्डिंग हम n का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला n का वैल्यू यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप n का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जैसा रिलेशन हमें चाहिए। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा ये रिलेशन जो है ये किसके लिए है? जब हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच, ऑर्डर के बीच में, कंसेक्यूटिव ऑर्डर मतलब गैप 1 का होना चाहिए, n-1 n n+1, 3 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, इनके बीच में गैप कितना है? 1 का गैप है, n-1 n एंड n+1, 1 का गैप है। ठीक है, इसमें कोई डाउट एनीवन? अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पूछ सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन J1 J2 J3, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब देखिए किसी ने यहां पे पूछा है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, अगर आपको j1/2 और j -1/2 पता है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, देखिए यहां पे जो बताया था, अगर आपको j1/2 और j -1/2 पता है, ये दोनों आप याद रखते हैं, तो आप j3/2 j -3/2 ये सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो रिलेशन यहां से आया, इससे आप j3/2 को क्या लिख सकते हो?
j3/2 is equal to 1/x j1/2 minus j minus 1/2 लिख सकते हैं। आपको क्या पता है, j1/2 और j minus 1/2 पता है, तो क्या आप j3/2 कैलकुलेट नहीं कर सकते? जैसा मैंने बोला, ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ पे जस्ट क्या है, j3/2 को आपने j1/2 और j minus 1/2 के टर्म्स में लिखा। j1/2 आपको पता है, j minus 1/2 पता है, इन दोनों का एक्सप्रेशन इसमें रिप्लेस कर दीजिए, आपको j3/2 पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बेसिकली डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। फोर्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ बेसेल्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ बेसेल्स फंक्शन। जो बेसेल्स फंक्शन का डेरिवेटिव है, उनको भी हम बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दिस इज द रिलेशन। इसमें भी n का वैल्यू इंटीजर, हाफ इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। बेसेल्स फंक्शन के डेरिवेटिव को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, n इज इंटीजर और हाफ इंटीजर। तो किसी क्वेश्चन में अगर डेरिवेटिव ऑफ बेसेल्स फंक्शन को बेसेल्स फंक्शन में एक्सप्रेस करना है, बेसेल्स फंक्शन के डेरिवेटिव को बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में, तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, 2jn-x, jn डैश मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। तो 2jn-x इज इक्वल टू jn-1 माइनस jn+1। तो बेसेल्स फंक्शन के डेरिवेटिव को हम इस तरीके से बता नहीं सकता है। ऐसे बोलना कर, ठीक है। वन एग्जांपल ऑन दिस, जैसे पे n इंटीजर, हाफ इंटीजर, मैं जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। सपोज n के बदले आपने 2 रिप्लेस किया, n के बदले 2 है, तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, 2j2 डैश मतलब बेसेल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2, उसका डेरिवेटिव, इसको आप लिख सकते हो jn-1, तो j1 माइनस jn+1 j3। तो बेसेल फंक्शन के डेरिवेटिव को भी आप बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं जिसमें आपको बेसेल फंक्शन के डेरिवेटिव को बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़े, ठीक है ना। फिफ्थ रिलेशन जो यहाँ पे लिखा गया है, यह भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है, बट ये जो दो रिलेशंस है, इनमें n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। फिफ्थ वन, n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए ddx ऑफ x टू द पावर n jn, ये आएगा दिस x टू द पावर n jn माइनस 1, एंड ddx ऑफ x टू द पावर माइनस n jn विल बी दिस। बट यहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। वन एग्जांपल ऑन दिस, जैसे अगर आपको पूछा जाए
ddx ऑफ x क्यूब इंटू j3x, ये अगर पूछ लिया जाए, जस्ट आपको इस रिलेशन के साथ कंपेयर करना है। इस रिलेशन के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो n का वैल्यू 3 है, तो कितना आएगा x क्यूब j2। सिंपल, जस्ट कंपेयर करके देखिए, xn jn x क्यूब j3, तो n का वैल्यू कितना है 3, तो यह आ जाएगा x टू द पावर n, तो x क्यूब j2। सिमिलरली सेकंड वन, सपोज कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे ऐसा एक टर्म आया ddx ऑफ x टू द पावर -4 j4, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, कंपेयर करके देखेंगे तो x टू द पावर -4 j4, इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा 4, तो इसको आप लिख सकते हैं -x टू द पावर -4 j5। ठीक है, बट ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इसके लिए ट्रू है व्हेन n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। जो थर्ड और फोर्थ रिलेशन बताया गया था, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें n इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है, n इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है। क्लियर एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी और रिलेटेड जो एग्जांपल बताए गए, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ये जो रिलेशंस है इनसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ये डीपीपी शीट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है J5/2 इस बेसल फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, J5/2। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था, अगर आपको J1/2 और J-1/2 पता है, इफ यू नो J1/2 एंड J-1/2, J1/2 एंड J-1/2, इन दोनों का एक्सप्रेशन अगर आपको पता है, इनसे आप बाकी बेसल फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी बेसल फंक्शन मतलब J3/2, J5/2, ये सारा कैलकुलेट आप कर सकते हैं। भी आपको एक दो स्टेप कैलकुलेशन करने पड़े, बट J1/2, J-1/2 से आप ये सारे बेसल फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इनमें से एक, इस क्वेश्चन में इनमें से एक ऑर्डर पूछा गया है, कौन सा, J5/2, ये कैलकुलेट कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट तो हम नहीं पहुंच सकते। अगर आप कोई सोचे ये J1/2 और J-1/2 से डायरेक्ट ये पता कर लेंगे, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। J1/2, J-1/2 से पहले आप J3/2 कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर J3/2 यूज करके J5/2। किस तरीके से, देखिए अगर आप ऑर्डर को सीक्वेंस में लिखते हैं, आपको क्या क्या पता है, -1/2 एंड 1/2। n का वैल्यू जब -1/2 और 1/2 है, तब आपको ये दोनों पता है। तो इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके आप क्या पता लगा सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं 3/2 के लिए क्या आएगा। तो इन दोनों का यूज करके आप क्या पता लगाएंगे, n = 3/2 के लिए बेसल फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो पहले 3/2 का कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर 1/2 और 3/2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन अगर पता है,
तो इन दोनों का यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, J 5/2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट 5/2 में जंप नहीं कर सकते, बिकॉज हमें जो रिलेशन पता है वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में पता है, -1/2, 1/2, 3/2, 5/2 इनके बीच में पता है। तो पहले -1/2 और 1/2 इन दोनों का एक्सप्रेशन यूज करके पहले J 3/2, फिर 1/2 3/2 का यूज करके J 5/2, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन J -1/2, J 1/2 एंड J 3/2। इनमें से दो हमें पता है, तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें रिलेशन पता चल जाए तो। इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फर्स्ट टू फोर्थ। जो 5 प्रॉपर्टीज बताए गए, बिल्कुल सही, थर्ड प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो यूज करेंगे। 2n Jn इक्वल टू x इंटू Jn-1 प्लस Jn+1। n यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है। तो जैसा बताया गया था, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम n का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम n के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, n 1/2। n के बदले अगर आपने 3/2 रिप्लेस किया तो इन तीनों के बीच में रिलेशन नहीं मिलेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। हमें इन तीनों के बीच में चाहिए, तो हमें n के बदले 1/2 रिप्लेस करना पड़ेगा। n के बदले 3/2 रिप्लेस करेंगे तो इन तीनों के बीच में रिलेशन नहीं मिलेगा। तो n के बदले 1/2 रिप्लेस करके देखिए, ये बेसिकली आएगा J 1/2। ये तो हमने कुछ देर पहले अभी कैलकुलेट भी किया था, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्या था, J 3/2 इज इक्वल टू 1/x J 1/2 माइनस J -1/2। जैसे मैंने बताया था, -1/2 और 1/2 इन बेसल फंक्शन का यूज करके आप J 3/2 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये रिलेशन है, J 1/2 J -1/2 हमें पता है, ये दोनों का एक्सप्रेशन अगर आप रिप्लेस करते हैं तो J 3/2 पता चल जाएगा। बट हमें J 3/2 तो नहीं चाहिए ना, J 5/2 चाहिए। पहले उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर रिप्लेस करेंगे। तो J 1/2 क्या था, √2/πx sin x एंड J -1/2 इज sin x के बदले cos x, √2/πx इंटू cos x। ये भी क्वेश्चन हो सकता था, J 3/2 का एक्सप्रेशन बताइए। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो हमने इन तीनों के बीच में रिलेशन पता किया, -1/2, 1/2, 3/2। अब क्या करेंगे, 1/2, 3/2, 5/2, 1/2, 3/2, 5/2 इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए हमें। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। रिलेशन बिटवीन J 1/2
J3/2 एंड J5/2। इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। इसके लिए सेम हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में चाहिए तो हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 2nJn इक्वल टू x इंटू Jn-1 प्लस Jn+1। इसमें n के बदले क्या रिप्लेस करेंगे बताइए, सच दैट आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन मिलेगा। इन तीनों के बीच में चाहिए तो n के बदले क्या रिप्लेस करना है? बिल्कुल सही, जो मिड वैल्यू है 1/2, 3/2, 5/2, मिड वन 3/2, तो n के बदले 3/2 रिप्लेस कीजिए। पुट n इक्वल टू 3/2, तो आ जाएगा 3J3/2 इक्वल टू x इंटू J1/2 प्लस J5/2। हमें J5/2 कैलकुलेट करना था तो उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं यहां पर। तो J5/2 विल बी इक्वल टू 3/x J3/2 माइनस J1/2। तो यहां से J3/2 का जो एक्सप्रेशन कुछ देर पहले डिराइव किया था वो रिप्लेस करते हैं। तो J3/2 को आप लिख सकते हैं 1/x J1/2 माइनस J-1/2। और बाहर जैसे माइनस J1/2 था उसको एज इट इज रख दिया। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो देखिए क्या आएगा, J5/2 इज इक्वल टू 3/x² माइनस 1। यहां पे देखिए J1/2 दो जगह पे आया है, J1/2 यहां पर भी है, J1/2 यहां पर भी है, इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। माइनस 3/x J-1/2। So this is the expression of J5/2। तो जस्ट आप J1/2 और J-1/2 का एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दीजिए, आपको J5/2 पता चल जाएगा। आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑलरेडी कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है। जस्ट आप यहां पे J½ और J-½ का एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दीजिए तो आपको J5/2, J½ के बदले जो sin x वाला एक्सप्रेशन था और J-½ के बदले cos x, ऑप्शन ए आ जाएगा। इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है। J-1/2 J+1/2 यूज करके J3/2, फिर J1/2 J3/2 यूज करके J5/2, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। थिंक क्लियर एवरीवन ये क्वेश्चन? प्रॉपर्टीज तो याद करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। ये भी डीपीपी शीट का एक क्वेश्चन है। ये रिलेशन प्रूफ करना है।
क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया गया देखिए, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड डी डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, यहाँ पे कुछ बेसल फंक्शन का प्रोडक्ट है इनटू एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। जनरली एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको दिया जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसको आप कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, डी डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, लुक एट द पॉइंटर, इस डेरिवेटिव को आप सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, किसी एक ऑप्शन में ये गिवन रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन होगा, ये डी डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ, यहां पे बेसिकली 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स इंटू जे एन इंटू जे एन प्लस 1, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है, तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल होता है तो क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पहले एक्स का डेरिवेटिव जे एन और जे एन प्लस 1 एज इट इज, प्लस एक्स जे एन का डेरिवेटिव जे एन डैश जे एन प्लस 1 प्लस एक्स जे एन प्लस 1 इसका डेरिवेटिव। सिंपल हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का जो प्रोडक्ट रूल होता है वो यूज किया, पहले तो ये करना है, बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा प्रॉपर्टी है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। किसी ने बोला फिफ्थ प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, किसी ने बोला फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी का फॉर्मेट चेक करके देखिए इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये फॉर्मेट नहीं है, प्लीज चेक इट, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। पहले तो प्रोडक्ट रूल यूज करके ये लिखना है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्यों यूज करेंगे, यहां पे आप चेक करके देखो, डेरिवेटिव करने के बाद यहां पे क्या आया, जे एन डैश और जे एन प्लस 1 डैश, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद जे एन डैश आया और जे एन प्लस 1 डैश आया। फाइनल आंसर में ऐसा कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर जो यहां पे दिया गया है जो हमें प्रूफ करना है, इसमें क्या कहीं पे जे एन डैश जे एन प्लस 1 डैश गिवन है, इसमें कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है इस आंसर में, लेकिन अभी यहां पे डेरिवेटिव आया है, बट आंसर में डेरिवेटिव है नहीं, आंसर में सिर्फ क्या है, बेसल फंक्शन है, आंसर में सिर्फ बेसल फंक्शन है और यहाँ पे बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसल फंक्शन के डेरिवेटिव को बेसल फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फाइनल आंसर में क्या प्रेजेंट है, बेसेल्स फंक्शन, लेकिन यहाँ पे बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है, तो हमें बेसेल्स फंक्शन के डेरिवेटिव को बेसेल्स फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ऐसे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा जब क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फाइनल आंसर में क्या प्रेजेंट है, बेसेल फंक्शन ओनली, और यहां पे डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में। तो देखिए जो फोर्थ प्रॉपर्टी बताया गया था वो अगर अब यूज करें, फोर्थ प्रॉपर्टी था 2jn डैश, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम डेरिवेटिव को बेसेल्स फंक्शन में एक्सप्रेस कर रहे थे, इक्वल टू jn माइनस 1 माइनस jn प्लस 1, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इससे तो आप jn डैश डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए क्या आएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज jn इंटू jn प्लस 1, इसको एज इट इज रखा, प्लस x इंटू जो jn डैश है उसके बदले 1/2 इंटू jn प्लस 1। यहां से हम jn डैश को ये लिख सकते हैं,
जे एन डैश इक्वल टू 1/2 इंटू दिस, देखिए रिप्लेस कर दिया गया। सेम कलर से तो जे एन डैश के बदले ये रिप्लेस किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे जे एन प्लस 1 डैश है, इसके बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं? यहाँ पे n इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, n के बदले n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। तो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो रिप्लेस n बाई n प्लस 1। ऐसे कैलकुलेशन हमने लेजेंडरी पॉलिनोमियल के में कुछ क्वेश्चन में किए थे। रिमेंबर, n के बदले n प्लस 1 रिप्लेस करते हैं, तो क्या आएगा? n के बदले n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो 2 jn प्लस 1 डैश इक्वल टू jn माइनस jn प्लस 2। n के बदले n प्लस 1। तो जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में jn प्लस 1 डैश के बदले आप क्या लिख सकते हो? x jn, और jn प्लस 1 डैश के बदले 1/2 jn माइनस jn प्लस 2। जो jn डैश था, look at the pointer, jn डैश के बदले ये रिप्लेस किया गया और jn प्लस 1 डैश के बदले ये रिप्लेस किया गया। जस्ट हमने फोर्थ प्रॉपर्टी यूज किया। फोर्थ प्रॉपर्टी ये था, फिर n के बदले n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो हमने n के बदले n प्लस 1। तो यहां पे आप नोटिस करो ये क्या बन रहा है, ये मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, पहला टर्म jn इंटू jn प्लस 1, इसको तो एज इट इज रखा गया, अभी कुछ चेंज नहीं करते हैं इसको। सेकेंड टर्म अब मुझे एक चीज बताओ, अब इसको एज इट इज रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म आ जाएगा। अब मुझे ये चीज बताओ, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसके अंदर कौन सा टर्म ऐसा है जो फाइनल आंसर में प्रेजेंट नहीं है? ये jn डैश के बदले ये रिप्लेस किया और jn प्लस 1 डैश के बदले ये रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद कौन सा टर्म ऐसा है जो फाइनल आंसर में प्रेजेंट नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही, दो टर्म है जो फाइनल आंसर में प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए फाइनल आंसर में jn-1 नहीं है और jn प्लस 2 नहीं है। बस ऐसे ही आपको स्टेप डिसाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको जो फाइनल आंसर है वही देख के आपको समझना पड़ेगा। फाइनल आंसर में क्या प्रेजेंट है? jn प्रेजेंट है और jn प्लस 1, jn प्रेजेंट है और jn प्लस 1 प्रेजेंट है। अब देखिए jn प्लस 1, ठीक है। यहां पे जो jn-1 है ये तो फाइनल आंसर में है नहीं, और यहां पे जो jn प्लस 2 है ये भी फाइनल आंसर में नहीं है, तो इन दोनों के बदले कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू एक्सप्रेस jn-1 and jn-2 in terms of jn and jn plus 1, बिकॉज जो फाइनल आंसर है वो jn और jn प्लस 1 इस टर्म में, ये हमें एक्सप्रेस करना है।
बिकॉज जो फाइनल आंसर है उसमें सिर्फ jn और jn+1 प्रेजेंट है, ये दोनों टर्म तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, jn-1 और jn+2 को jn और jn+2 इनके टर्म में एक्सप्रेस करना है। क्लियर है? कुछ गलत लिखा है क्या? jn+2, राइट राइट राइट, थैंक यू। jn-1 एंड jn+2, क्लियर स्टेप। अब इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें बेसेल्स फंक्शन के बीच में रिलेशन पता करना है। jn-1 को jn+1 और jn+2 को jn एंड jn+1। बिल्कुल सही, थर्ड प्रॉपर्टी, नॉट सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो मैं एक बार लिख लेता हूं जो आया था। हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे ddx ऑफ x jn इंटू jn+1 और इक्वल टू आ गया था फर्स्ट टर्म jn इंटू jn+1 प्लस x इंटू 1/2 jn-1 माइनस jn+1 और बाहर था jn+1, ये सेकेंड टर्म था, प्लस थर्ड टर्म x jn 1/2 jn माइनस jn+2। ठीक है, हमें इन दोनों के बदले रिप्लेसमेंट करना है, एक तो jn-1 और दूसरा jn+2। इसके लिए हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है 2n jn इक्वल टू x jn-1 प्लस jn-n+1। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। एक तो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से रिलेशन बता सकते हैं, देखिए इससे हम लिख सकते हैं jn-1, ये हमें चाहिए था ना, इसके बाद रिप्लेसमेंट करना है, तो jn-1 को आप लिख सकते हो 2n/x jn माइनस jn+1, तो साइड चेंज किया गया है। तो jn-1 को किस टर्म में एक्सप्रेस करना था, jn-1 को jn और jn+1 में, एक तो डायरेक्ट निकल गया, jn-1 इन टर्म्स ऑफ jn एंड jn+1, इसको आप यहां पे रिप्लेस कीजिए। तो साथ साथ कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा jn इंटू jn+1 प्लस x इंटू सेकेंड टर्म x इंटू 1/2 jn-1 के बदले रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो jn-1 के बदले आप लिख सकते हो 2n/x jn माइनस jn+1। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, ये जो jn-1 था
इसके बदले ये लिखा यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, सिमिलरली हमने jn प्लस टू, जो jn प्लस टू है इसको भी रिप्लेस करना है। jn प्लस टू को jn और jn प्लस वन के फॉर्म में, jn प्लस टू को jn एंड jn प्लस वन। तो एनीवन इस रिलेशन में क्या रिप्लेस करना पड़ेगा सच दैट हमें jn प्लस टू मिलेगा। n के बदले n प्लस वन, बिल्कुल सही। इस रिलेशन में अगर आप n के बदले n प्लस वन रिप्लेस करते हैं, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल n। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये सबके लिए ट्रू है। तो रिप्लेस n बाय n प्लस वन। तो n के बदले अगर आप n प्लस वन रिप्लेस करते हैं तो यह आएगा 2 इंटू n प्लस वन जे n प्लस वन इक्वल टू x इंटू जे एन प्लस जे एन प्लस टू। यहां से आपको जे एन प्लस टू मिल जाएगा जो आप वहां पर रिप्लेस करेंगे। तो जे एन प्लस टू इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन एक्स जे एन प्लस वन माइनस जे एन। तो यहां से आप जे एन प्लस टू जो है उसके बदले आप ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे जे एन माइनस वन के बदले किया था वैसे आप क्या करेंगे, ये जो जे एन प्लस टू है इसके बदले ही रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या आएगा देखिए, x इंटू जे एन इंटू 1/2 जे एन और जे एन प्लस टू के बदले 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन एक्स जे एन प्लस वन माइनस जे एन। जे एन प्लस टू के बदले, सॉरी ये साइन चेंज होगा, राइट, प्लस जे एन आ जाएगा ये। तो जे एन प्लस टू के बदले ये रिप्लेस किया गया। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी यूज करके हमने जस्ट क्या किया, थर्ड प्रॉपर्टी यूज करके जे एन माइनस वन इसके बदले ये रिप्लेस किया जे एन माइनस वन के बदले, और जे एन प्लस टू के बदले ये रिप्लेस कर दिया। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। जो प्रूफ करना था वो ये आ जाएगा। किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। इसके बाद जस्ट आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ टर्म्स कैंसिल कर जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा जो प्रूफ करना था। कोई टर्म एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जो एग्जैक्ट आंसर है वही आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, फर्स्ट टर्म भी कैंसिल कर जाएगा। यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n प्लस 2 है, फर्स्ट टर्म भी कैंसिल कर जाएगा, जो एग्जैक्ट आंसर है वही आएगा। किस स्टेप में डाउट है, जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया उसमें डाउट है तो प्लीज आस्क। फर्स्ट टर्म में माइनस जे एन प्लस वन, कुछ गलत लिखा है मैंने क्या? राइट, 1/2, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने कुछ गलत लिखा है मे बी। ओके, ये ब्रैकेट ये है, जस्ट 1 सेकेंड, ये ब्रैकेट यहाँ पे। नाउ आई थिंक ऑल राइट।
1/2 दोनों के साथ था, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे होगा, बिकॉज ये 1/2 दोनों के साथ था ना, तो ब्रैकेट यहाँ पे होगा, 1/2 दोनों के साथ है, बिल्कुल सही। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं 1/2 का मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, ये जो 1/2 है दोनों के साथ था ना, 1/2 इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, तो हमने Jn-1 इसके बदले तो ये रिप्लेस किया, Jn-1 के बदले, ठीक है, और Jn+1 को एज इट इज रख दिया, तो 1/2 बाहर कॉमन है, तो ब्रैकेट ये मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, तो 1/2 दोनों के साथ आएगा। आई थिंक इस बार अभी आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला साथ, जस्ट कॉपी मत कीजिए, साथ साथ कैलकुलेट करते रहिए, तो मैं अगर कुछ गलती करता हूं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्रैकेट वाला मिस्टेक था, मैंने गलत जगह पे ब्रैकेट लिख दिया था। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, आई थिंक मेथड क्लियर है। तो लास्ट बेसल फंक्शन में और एक चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज द जनरेटिंग फंक्शन। जैसे पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन है, वैसे जो बेसल्स फंक्शन है इनका भी जनरेटिंग फंक्शन है। तो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल्स फंक्शन, ठीक है। तो जैसे पॉलिनोमियल का बेसल फंक्शन है, वैसे बेसल्स फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन ये है, e⁻ x/2 t-1/t। दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल्स फंक्शन। अब जनरेटिंग फंक्शन का मतलब सेम है, जो हमने पॉलिनोमियल में बताया था, जनरेटिंग फंक्शन का मतलब सेम है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है। जनरेटिंग फंक्शन का मतलब यह है, इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे ना, जनरेटिंग फंक्शन जो है इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो टी के पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स आएंगे। इसका जब आप जैसे नॉर्मल एक्सपेंशन होता है, मैं भी बता रहा हूं, इस एक्सपोनेंशियल टर्म का जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो टी के पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स आएंगे। जो t⁻n का कोएफिशिएंट होगा जनरेटिंग फंक्शन के एक्सपेंशन में, t⁻n का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन के एक्सपेंशन में इसके एक्सपेंशन करेंगे, टी के कुछ पॉजिटिव पावर्स आएंगे, टी के कुछ नेगेटिव पावर्स आएंगे, t⁻n का जो कोएफिशिएंट है वो बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर n को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड समेशन ओवर n t⁻n jnx, t⁻n का जो कोएफिशिएंट है वो बेसल्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ सिंस ये बेसल्स फंक्शन है, बेसल पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, बेसल्स फंक्शन में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, इसीलिए यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉलिनोमियल होता तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आसान होता, यहाँ पे सिंस ये पॉलिनोमियल नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, जो हमने आज एंटायर क्लास में डिस्कस किया। ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़े लेंथी होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो जनरेटिंग फंक्शन है e⁻ जो एक्सपोनेंशियल x/2 इंटू t-1/t, इसका एक्सपेंशन करके आपको लग सकता है जिसके एक्सपेंशन से बेसल फंक्शन कैसे जनरेट हो रहा है, आइडिया होना चाहिए इसके एक्सपेंशन में बेसल्स फंक्शन कैसे हो रहा है। तो अगर आप स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन यूज करें, क्या होता है 1 + x, तो 1 + x प्लस x² 2 फैक्टोरियल, तो 1/2 फैक्टोरियल इंटू x²,
एंड सो ऑन। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल जाएगा कि इस एक्सपोनेंशियल के एक्सपेंशन से बेसेल्स फंक्शन कैसे आ रहा है। ठीक है, इस एक्सपेंशन से बेसेल फंक्शन कैसे आ रहा है। नाउ मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं, बिकॉज यहाँ पे फिर हमें रिलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है ना, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, या और एक मैं टर्म लिख देता हूं तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और एक टर्म अगर लिखें तो नेक्स्ट टर्म आएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, जो एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होता है, t माइनस 1 बाई टी होल क्यूब। तो जस्ट हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनका एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब एंड सो ऑन। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो एक्सपोनेंशियल लेफ्ट हैंड साइड में था, एक्सपोनेंशियल x बाई 2 इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस इक्वल टू 1 प्लस, जो पहले दो टर्म है उनको एज इट इज लिखते हैं, इसमें तो ऐसा चेंज करने का कुछ है नहीं, x बाई 2 टी माइनस 1 बाई टी। तो पहला टर्म और सेकंड टर्म को एज इट इज रखा। जो थर्ड टर्म है उसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो देखिए आएगा, पहले तो था 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ना जो फोर्थ टर्म है उसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 2 क्यूब था, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब एंड सो ऑन। बाकी टर्म भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमने क्या किया, जो थर्ड टर्म था उसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फोर्थ टर्म में a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है पार्ट। नाउ क्या बताया गया था, टी टू द पावर n का जो कोइफिशिएंट है वो बेसेल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, टी टू द पावर n का कोइफिशिएंट jn को रिप्रेजेंट करेगा। हम टी टू द पावर n तक तो नहीं कंपेयर करेंगे, वो तो काफी लेंदी सा कैलकुलेशन हो जाएगा। सपोज हम टी टू द पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, टी टू द पावर 0 एंड टी टू द पावर 1, इन दोनों को, इनके कोइफिशिएंट को देखते हैं क्या आता है। तो पहले कोइफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 0, देखिए क्या हो रहा है। टी टू द पावर 0 कहां पे है, टी टू द पावर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म, एक तो टी टू द पावर 0 यहां पर है कांस्टेंट टर्म, और दूसरा टी टू द पावर 0 यहां पर है। देखिए टी टू द पावर 0 इन दोनों जगह पे है, और भी आएगा, जो जहां तक हमने एक्सपेंशन किया है टी टू द पावर 0 इन दो टर्म में आ रहा है। तो देखिए टी टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, कितना आया, 2 कैंसिल करेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। अगर आप और एक टर्म लिखते इसका नेक्स्ट टर्म आता एक्स टू द पावर 4 बाई 64 एंड सो ऑन। मैं रिपीट कर देता हूं, हम यहाँ पे टी टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट चेक कर रहे हैं। टी टू द पावर 0 मतलब कांस्टेंट कुछ आएगा, देखिए यहाँ पर टी टू द पावर 0 है यहाँ पर, तो 1 कोएफिशिएंट आ गया। यहाँ पे भी टी टू द पावर 0 है, कोएफिशिएंट कितना होगा देखिए,
कोएफिशिएंट होगा ये 2 और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल करेगा, -x²/4, -x²/4। अगर आप इसका नेक्स्ट टर्म लिखते ना, इसके बाद वाला टर्म लिखते, वहां पे भी t⁴ आता और कोएफिशिएंट होता x⁴/64। अब मुझे बताइए ये क्या J0 का एक्सप्रेशन नहीं है जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था? जो t⁴ का कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2 टर्म लिखे गए हैं 1 और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ऐसे और भी टर्म्स आएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? J0, बेसेल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। सिमिलरली अगर आप t⁴1 का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, तो 1 2 कंपेयर करके आपको चेक करना पड़ेगा, सिर्फ 1 से तो बताना थोड़ा गलत होगा। t⁴1 सॉरी, t⁴1 कहां पे आ रहा है देखिए, एक तो यहां पे आ रहा है t⁴1 और दूसरा t⁴1 यहां पे आ रहा है। कोएफिशिएंट लिखना है t⁴1, तो यह आएगा x/2 माइनस x³/16। चेक करके देखिए, यहां पे t का कोएफिशिएंट क्या है? x/2 लिख दिया यहां पर, और यहां पे t का कोएफिशिएंट कितना है? -3 इंटू दिस, यहां पे -3 है इंटू दिस। ये अगर आप कैलकुलेट करें तो x³/16 आएगा। ऐसे अगर आप और एक टर्म कैलकुलेट करें, इसका नेक्स्ट टर्म ये आएगा x⁵ अपॉन 64 इंटू 6, प्लीज चेक करके देखिए, आएगा 324। और ये बेसिकली किसका एक्सप्रेशन है? J1x का एक्सप्रेशन है। J1x का एक्सप्रेशन क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो आप यहां पे चेक कीजिए, इसके एक्सपेंशन में जो t⁴0 का कोएफिशिएंट है वो J0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, t⁴1 का जो कोएफिशिएंट है वो J1 को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरीके से आप इन जनरल बोल सकते हैं जो t⁴n का कोएफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? Jn को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए इस एक्सपोनेंशियल टर्म को क्या बोला जाता है? जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसेल फंक्शंस। ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसके एक्सपेंशन में हमें क्या मिल रहा है? बेसेल्स फंक्शन मिल रहे हैं, तो इसीलिए इस टर्म को क्या बोला जाता है? बेसेल्स फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल फंक्शंस। आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास रखेंगे, उसमें स्पेशल फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड जो डाउट्स है, आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किए हैं, जो स्पेशल फंक्शन के रिलेटेड डाउट्स है, डीपीपी शीट के जो भी डाउट्स है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। 3 मैंने कुछ गलत लिखा है, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट। 64 इंटू 6 आएगा, राइट, ये 384 होगा, नॉट 324, इट इज 384, बिल्कुल सही। 64 इंटू 6 384 आएगा, बिल्कुल। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। बेसेल फंक्शन के क्वेश्चन, राइट, बेसेल फंक्शन का क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे ही। ठीक है, बेसेल फंक्शन के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे ही। फर्स्ट स्लाइड शो करिए। फर्स्ट स्लाइड दिखाना। सर फिफ्थ प्रॉपर्टी वाली स्लाइड भी दिखा देना, वो मिस हो गई थी इंटरनेट। ओके सर, थैंक यू। सर टेलीग्राम के लिंक भेज दीजिए प्लीज। टेलीग्राम का लिंक भेज रहा हूं मैं, कुछ सेकंड के लिए, मैं 1 मिनट के लिए शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं।
सर फिफ्थ प्रॉपर्टी की सर स्लाइड। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, बता रहा हूँ। ओके सर हो गई क्लास या और कराओगे? हो गई क्लास। थैंक यू सर। सर इसकी ऑर्थोनॉर्मलिटी प्रॉपर्टी वगैरह हम सर क्लास में देखेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी की सर। ऑर्थोनॉर्मल Fifth प्रॉपर्टी भी property- होता है, बट जनरली इस पास से क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने बताया नहीं है। ओके सर। इसके नेक्स्ट वाली भी सर। सर इसके नेक्स्ट स्लाइड भी। सर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का खत्म हो गया सिलेबस। हाँ, जैसे डाउट क्लास होगा। ओके। कहाँ है वो बर्नवी? बर्नवी की साहब हुआ सोफी। सो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कौन? थैंक यू।